सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और संगीता श्रीवास्तव का बहुत बहुत नमस्कार। मंदाकिनी जी, आपको भी हमारा बहुत बहुत नमस्कार। और सावन की बहुत सारी शुभकामनाएं भी। हाँ जी, बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे श्रोताओं को भी। और सावन का मौसम तो देखिए एक ऐसा होता है कि इसमें बस खुशियां ही खुशियां हर तरफ नजर आती हैं, चाहे हम फूलों को देखें या फिर घर परिवार को देखें। क्यों मंदाकिनी जी? बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सही कहा। ऐसा लगता है कि घर में भी बिल्कुल सावन ही बस छाया हुआ है, तो पूरा महीना ही ऐसा होता है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इन दिनों जिस तरह से प्रकृति अपने चरम उत्कर्ष पर होती है, उसको देखते ही हमारा जो मन मस्तिष्क है, हमारा जो तन मन है, वो प्रफुल्लित हो जाता है ना? तो भाई हमारा सखी सहेली कार्यक्रम सुनकर भी हमारे सखी श्रोताओं का जो मन है ना, वो प्रफुल्लित हो जाता है जी। तो बताइए आज कौन कौन से विषय लेकर आई हैं? तो चूंकि हम लोगों ने सावन की बात करी है, तो बारिश के मौसम में सैर सपाटा इस पर बात करेंगे। अच्छा। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा भी है, तो अपनी अपनी बातें लिखेंगे। वैसे सैर सपाटे की अगर बात हो तो हमारे श्रोता भी बहुत सी जगह हैं जा रहे होंगे, या फिर उनके ही शहर में कुछ ऐसी जगह होगी जहां घूमने के लिए लोग आते होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन शहरों के बारे में भी लिख सकते हैं, उन जगहों के बारे में भी लिख सकते हैं। हाँ, उनके अपने शहर में अगर कोई ऐसी जगह है तो उसका जिक्र कर सकते हैं कि हमारे शहर में एक स्थान है जहां पर घूमा फिरा जा सकता है, पिकनिक स्पॉट है जहां लोग आते हैं बहुत बड़ी तादाद में, तो उसका जिक्र कर सकते हैं। और अगर बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं या चाहते हैं तो उसके बारे में भी बता सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आज ये भी बात करेंगे कि भाई गपशप तो ठीक है, लेकिन कभी कभी बड़ी लंबी हो जाती है। ओहो, वो भी मोबाइल पर। हाँ, तो सारे काम एक तरफ हो जाते हैं संगीता, और मोबाइल की बातचीत एक तरफ हो जाती है। ये जो लंबी लंबी बातचीत करने की जो आदत है ना, ये वैसे देखा जाए तो बहुत बुरी आदत है, किसी की भी हो, चाहे मेरी ही क्यों ना हो। गपशप एक सीमा में ही अच्छा लगता है ना, गपशप करना। और वो भी अगर मोबाइल पर हम चैटिंग करते हैं या मोबाइल पर बात लेकर बैठ जाते हैं, घंटों बात करते रहते हैं, तो बड़ा अजीब लगता है सामने वाले को। जरा याद करो कुर्बानी। गंगू बाबा के बारे में आज बात करेंगे हम। और सभी जानते हैं कि भारत को आजाद कराने के लिए उनका कितना बड़ा हाथ था, तो है ना, गंगू बाबा पर हम बात करेंगे। और आज इतना अच्छा मौसम हो रहा है, व्यंजन क्या लेकर आई हो? चटपटे व्यंजन बारिश में खूब खाए जाते हैं, तो कुछ चटपटे व्यंजनों की बात भी करेंगे। और अच्छा, बताओगी नहीं, यानी राज को राज ही रहने देते हैं ना जी। और हमारे श्रोता भी लिख सकते हैं कि वो इन दिनों कौन से व्यंजन बना रहे हैं, खासतौर से सावन के इस महीने में। और अगर व्रत उपवास रखा है तो किस तरह की उनके घर में खान पान हो रहा है, इसका जिक्र भी वो अपनी बातचीत में कर सकते हैं जी। तो पहले एक प्यारा सा गीत। हाँ, जब झूमे सावन है, सावन आए। तार मिले जब दिल से दिल के, वही समय मन भावन है, वही समय मन भावन भावन है। पानी पामा पानी सा, जब से पिया तू नैनों में आया, प्रेम के रंग में रच गई काया। बागों में वन में नील गगन में, सब में है तेरे रूप की छाया। तू है मेरे
पामा रे मा पासा नी अखियां मजीरे मन एक तारा इनमें बाजे नाम तिहारा हंसते गाते जीवन बीते अंत न हो ये गीत हमारा मौसम आया सुख पावन का दुखों की जावन जावन है दुखों की जावन 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 है सावन आए या ना आए दिया जब झूमे सावन है सावन आए। हाँ संगीता जी, ये बात तो बिल्कुल सच है कि जिया जब झूमे तभी सावन होता है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मन का मौसम खूबसूरत होना बहुत जरूरी है, तभी कोई मौसम हमें लुभावना लग सकता है। हाँ, नहीं तो फिर सब बेकार ही लगता है, इसलिए मन खुश होना बहुत जरूरी है। हाँ। और अगर बारिश का मौसम है तो फिर वही बात की सैर सपाटे का मन तो करता ही है। और ये मौसम भी ऐसा है कि बारिशों में सारी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। तो बारिश को लेकर हमारे एक श्रोता ने लिखा है मंदाकिनी जी कि बारिश के मौसम में घूमना हो या प्रकृति को करीब से जानना हो तो आप छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र आ सकते हैं। यहाँ कई वाटरफॉल, वन्य जीवन अभ्यारण्य और नेशनल पार्क हैं। जो बारिश के मौसम में इनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। इन दिनों वाटरफॉल अपने पूरे शबाब पर है, ऐसा इन्होंने लिखा। ये तो इन्होंने बहुत अच्छी बात हमें बताई है। हाँ। और एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश के मौसम में सैर सपाटे के दौरान कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बारिश के मौसम में सड़कों पर फिसलन हो सकती है, इसलिए सावधानी से गाड़ी चलाएं या यात्रा करें। और बारिश के में भीगने से बचने के लिए रेनकोट और छाता जरूर लेके जाएं। वाटरप्रूफ जूते पहनें ताकि आपके पैर सूखे रहें। और बारिश के मौसम में मच्छर और अन्य कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है, इसलिए अपने साथ कीट रोधी स्प्रे या क्रीम भी लेकर जाएं। साथ ही बारिश के मौसम में तापमान कम हो सकता है, इसलिए गर्म कपड़े भी ले जाना आप नहीं भूलें। ये बहुत जरूरी बात इन्होंने लिखी है, क्योंकि बारिश के समय में सही में ऐसे मच्छर और कीट होते हैं जो बड़े ही कह सकते हैं कि बीमारियां फैलाते हैं और बड़े नुकसानदायक होते हैं। सही कहा आपने जी। और वैसे देखा जाए ना तो संगीता की बारिश के मौसम में भीगना, आनंद लेना और लजीज व्यंजन खाना हमें अच्छा भी लगता है। और हिल स्टेशन की सैर हम करना भी चाहते हैं, कुछ दिन रुकना भी चाहते हैं, लेकिन वही की सावधानी हर मोड़ पर बहुत जरूरी हो जाती है ना? तो आप बताइए कौन कौन सी सावधानियां आप रखती हैं जब आप हिल स्टेशन जाती हैं? तो हाँ, हिल स्टेशन आजकल तो वैसे सावधानियों की जहां तक बात है तो सबसे पहले तो मोबाइल ही हाथ में आ जाता है कि भाई वो ना छूट जाए। और बाकी जो बारिश से मिलती जुलती चीजें हैं जैसे रेनकोट वगैरह हैं। और सबसे जरूरी एक समझ में आता है, वैसे तो मोबाइल में भी टॉर्च होती है, लेकिन टॉर्च जरूर रखें। जी, साथ में एक टॉर्च जरूर रखें। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि बारिश के मौसम में सच में सैर सपाटा करना अपना ही इसका मजा है। स्कूल के टाइम पर तो हम लोग मनाते थे कि छुट्टी के समय बारिश हो जाए। छुट्टी के समय जब बारिश होती थी तो हम लोग कुछ सहेलियां कहीं रुकते नहीं थे, बल्कि जूते खोलकर हाथ में ले लेते थे और सड़क पर पानी को उड़ाते हुए चलते थे। अभी भी मुझे बारिश में घूमना बहुत पसंद है। यहाँ तक कि अब मैं स्कूल में टीचर हूँ और यदि छुट्टी के टाइम बारिश हो गई तो बाकी सारी टीचर्स रुक जाती हैं, पर मैं तो स्कूटी लेकर निकल जाती हूँ। बड़ा मजा आता है बारिश में स्कूटी चलाने में। बहुत अच्छी बात कही। और एक श्रोता लिखती है कि ऐसी जगह चुने जहाँ बारिश के कारण सड़कें बंद न हो या भूस्खलन का खतरा न हो। बारिश में फिसलने से बचने के लिए वाटरप्रूफ जूते भी पहने, कपड़े पहने। सड़क पर चलते समय ट्रैफिक की विपरीत दिशा में चलें और सुनिश्चित करें कि ड्राइवर आपको देख सके। अपनी यात्रा पर प्राथमिक चिकित्सा किट जरूर रखना चाहिए, जिसमें आवश्यक दवाएं और पट्टियां भी शामिल होनी चाहिए। और एक बात और है संगीता जी, आजकल चूंकि मोबाइल आपने कहा हमारे हाथ में ही होता है, हमें सेल्फी लेने का बहुत शौक होता है। इससे हमें बहुत बचना होगा। हम जगह जगह जाकर कई बार गहरी खाई होती है, हम रिस्क ले लेते हैं पहाड़ों पर चढ़कर, है ना, ऊंचाई पर जाकर हम रिस्क वो ले लेते हैं, रिस्क और सेल्फी खींचने लगते हैं, तो कभी भी पैर फिसल सकता है। कोई भी दुर्घटना घट सकती है। और ऐसे बहुत सी वीडियो हम देखा भी करते हैं जहां पर
बहुत बड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाता है। जी, क्योंकि मानसून का समय जो होता है उसमें जो प्राकृतिक छटा होती है वो बड़ी ही खूबसूरत होती है और उसी खूबसूरती को कैद करने के चक्कर में कई बार ऐसा लगता है कि भाई ये सारा कुछ कैद हो जाए। हाँ, तो इसलिए ये असावधानियां भी हो सकती हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और कुछ एक खान पान को लेकर भी बहुत सावधानियां रखनी चाहिए आजकल, क्योंकि इनसे भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो जो अच्छी तरह से ढका हुआ है या कुछ बन रहा है और जो स्वच्छ भोजन तो वही ले। तो और वैसे तो देखा जाए तो बारिश के मौसम में जहां भी हम घूमने जाते हैं वहां गर्म मूंगफली जो तुरंत उसे खाना भी हमें अच्छा लगता है, वो बहुत खाई जाती है। और स्थानीय भोजन जो है वहां का स्वाद बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन वो भी आपको ध्यान रखना है कि स्वच्छता बहुत जरूरी है। ताजा भोजन खाएं, वहां जाकर ऐसा ना हो आप घूमने गए हैं लेकिन तबीयत खराब कर लें, है ना। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि आदमी बहुत बीमार हो जाता है और उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है जी। तो खाने पीने का ध्यान रखें। कोई भी ऐसी चीज न खाएं जो केवल स्वाद के लिए खाई जा रही हो। एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश भी अब नौजवानों के लिए है। प्रकृति के रौद्र रूप को देखकर अचानक अतिवृष्टि से लोग डरने लगे हैं। बेहद बारिश होती है तो लोग घर से बाहर नहीं निकलें, ऐसी अब हिदायत भी दी जाती है। हम सीनियर्स के लिए तो घर में बैठकर थोड़े चटपटे हल्की स्नैक्स, चाय, मुरमुरे, भुने भुट्टे, अपनी खिड़कियां, बरामदे, बालकनी से गिरते बारिश की बूंदे देखें। छतरी लगा के अपने को बचाते हुए लोगों का आना जाना देखकर ही हमारा सैर सपाटा हो जाता है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि मेरी एक दो सहेलियां हैं जिनसे मोबाइल पर लंबी बातचीत होती है। खैर इनकी जो बात है वो तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमारी एक और श्रोता ने लिखा है कि बारिश के मौसम में सैर सपाटा काफी मनोहर विषय है। बरसात में उद्यान में हरियाली हो जाती है, झूलों की पेंगे पकड़कर झूलना बड़ा आनंद देता है। सावन में तीज माता की पूजा होती है, औरतें हथेलियों पर मेहंदी बनाती हैं, घेवर की मिठाई होती है। हमारी बुआ जो मतलब जगह का नाम इन्होंने लिखा है, सुजानगढ़ में रहती हैं, उन्हें शिवाजी पार्क बरसात में जाना बहुत अच्छा लगता है। सावन की बात चल रही है तो मुझे तो दो गाने याद आते हैं। हाँ, और एक इन्होंने जो है वो लिखा है सावन का महीना और एक मेहंदी लगी तुम्हारे हाथ, क्योंकि इनकी बातचीत से लग रहा था कि राजस्थान की हैं। जी जी बिल्कुल, तो और वहाँ तो मेहंदी का बड़ा ही प्रयोग किया जाता है और हर तीज त्योहार पर मेहंदी जरूर रचाई जाती है। और संगीता एक श्रोता लिखती है कि मानसून का मौसम यात्रा पर जाने के लिए आदर्श होता है, जिससे आप अपने पार्टनर के और भी करीब आ सकते हैं। साथ यात्रा करना एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने का भी शानदार मौका हो सकता है। आप मानसून में मुन्नार, कुर्ग, लोनावाला, चेरापूंजी, शिलोंग, उदयपुर, कोडाईकनाल जैसी जगहों पर जा सकते हैं। अगर आपका बजट अधिक है तो आप थाईलैंड, वियतनाम या मलेशिया भी जा सकते हैं। हर जगह का अपना लुत्फ है। हाँ बिल्कुल। और ये गीत सुना जाए, इसका भी अपना एक अलग ही आनंद है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं, प्यार
प्यार की गलियां, बाहों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं, गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए, फूल सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए, और कब तक मुझे तड़पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए, क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए, आ गया तो बहुत पछताएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया आ तू चलिया, चलिया तू चलिया, चलिया आ तू चलिया। जी तो संगीता देखिए एक श्रोता ने लिखा था ना कि बारिश के मौसम में जब हम घूमने जाते हैं तो हाँ। दो दिल करीब भी आ सकते हैं, तो देखिए हाँ। इस तरह से बुलाया जाता है ना, जी, बिल्कुल आना भी चाहिए, तो चलिए और आना भी चाहिए, आना भी चाहिए। हाँ। जी जी हाँ। और ये मौसम भी बड़ा सुहावना होता है। हाँ। और देखिए जो ये गीत है बड़ा ही सुंदर टॉय ट्रेन पे फिल्माया गया है, और इसके जो दिखाई देते हैं सीन्स वो बड़े खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत तो है। अपने आप में मजा होता है। हाँ। और अब गंगू बाबा जो हैं उनकी बात जरा याद करो कुर्बानी, जी। हमारा एक सेगमेंट है उसके जी, अंतर्गत जी। हम आज गंगू बाबा की बात करेंगे। बताइए इनके बारे में थोड़ा। जी, अंग्रेजी हुकूमत से भारत को आजाद कराने के लिए एक लंबी लड़ाई भारत के वीर सपूतों ने लड़ी, जिसमें कि हम अगर सन 1857 के सैनिक विद्रोह में देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों की यहाँ कमी न थी, जिन्होंने हंसते हंसते अपनी जानें देश के नाम कुर्बान की। इन्हीं आजादी के मतवाले वीरों में एक नाम गंगू बाबा का भी है, जिनकी छवि आज भी वैसी ही है। अंग्रेज जिनके नाम से खौफ खाते थे। बिल्कुल सही कहा। और कानपुर के पास अकबरपुर में गंगू बाबा का जन्म हुआ। बाद में इनका परिवार कानपुर के चुंगीगंज में आ गया था, जिसमें गंगू भी यहीं पले और बड़े हुए। और बचपन से ही बेखौफ स्वभाव वाले थे गंगू। बेहद साफ सुथरे व्यक्तित्व के धनी थे। लोगों की मदद करना उनका शौक था और किसी भी कार्य में वो कभी पीछे नहीं हटते थे। उनके ये स्वभाव में ही शामिल था कि हर काम में वो आगे रहते थे। और उन्हें पहलवानी का भी शौक था। गंगू जब बड़े हुए संगीता, तो उस हुनर को जो उनके साहस के चर्चे होने लगे कि वो बहुत अच्छे मतलब पहलवानी करते हैं। तो आगे चलकर वो नाना साहेब पेशवा के सैनिक दस्ते में शामिल भी हो गए और उनकी वीरता और पहलवानी की कला को देखते हुए उन्हें सूबेदार का पद भी दे दिया गया था। और 1857 की लड़ाई में कानपुर एक प्रकार से
केंद्र में ही था। जी, नाना साहब के सिपाहियों और अंग्रेजी फौज के बीच अक्सर रुक रुक कर कई मोर्चों पर युद्ध हुआ करते थे, जिसमें गंगू बाबा ने हर बार अंग्रेजों को पीछे हटने पर मजबूर किया। वो गुरिल्ला युद्ध में भी माहिर थे। बार बार गंगू बाबा को जिंदा पकड़ने की अंग्रेजों की मंशा विफल हो जाती, जिससे अंग्रेज अफसर परेशान और हैरान थे। बिल्कुल सही कहा। और इसी तरह के एक और युद्ध के मोर्चे पर जो है डटे नाना साहब की सेना ने एक बार और अपने रण कौशल से जीत हासिल कर ली थी, और इस बार अकेले गंगू बाबा ने लगभग 200 अंग्रेजी सैनिकों को अकेले ही मार गिराया था, जिससे तत्कालीन गवर्नर जनरल की पैरों तले की जो है जमीन वो खिसक गई थी। इसके बाद शेरों का शिकार करने वाले गंगू बाबा के लिए एक फरमान जारी किया गया, जिसमें उन्हें जिंदा पकड़ने की बात कही गई। अपनी वीरता का परचम थामे गंगू आगे बढ़ रहे थे कि तभी उन्हें अंग्रेजों द्वारा धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया। जेल की कालकोठरियों में उन्हें तमाम यातनाएं दी गईं। 8 सितंबर सन 1859 को देश के इस वीर सपूत को कानपुर के चुन्नीगंज में फांसी दे दी गई। जी जी बिल्कुल। और ऐसे महान व्यक्तित्व को हम कोटिशः नमन करते हैं। रोशन तुम्हीं से दुनिया, रौनक तुम्हीं जहां की, फूलों में पलने वाली रानी हो गुलसितां की। सलामत रहो, सलामत रहो, हाय सलामत रहो। हो नाज से भी तुम प्यार से भी प्यारे, नाजुक हो नाज से भी तुम प्यार से भी प्यारी। तुम हुस्न से हंसी हो, क्या बात है तुम्हारी, क्या बात है तुम्हारी। आँखों में दो जहां है, मालिक हो दो जहां की। सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो। चाहे टूट जाए मेरे दिल से यूं ही खेलो, दिल चाहे टूट जाए मेरे दिल से यूं ही खेलो। जीती रहो यूं ही तुम, मेरी भी उम्र ले लो, मेरी भी उम्र ले लो। किस दिन दुआ न मांगी हमने तुम्हारी जान की। सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो। 90 बरस की ऊर आकाशवाणी।
नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिका टांगरी, सिंगर और परफॉर्मर। बॉलीवुड और पंजाबी गाने आपने मेरे सुने होंगे और बचपन से ही मैं आकाशवाणी और एफएम रेनबो, जो कि मेरे शहर जालंधर में था, उससे जुड़ी हुई थी। और मुझे आज भी याद है कि मैं काफी छोटी थी, 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, तब मेरे गुरुजी ने मुझसे AIR के लिए, एफएम रेनबो के लिए एक गाना गवाया था, जो आज भी कभी मुझे कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है। और इसलिए मैं हमेशा से इस नेटवर्क से जुड़ी हुई हूँ और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ आकाशवाणी को उनके 90 साल पूरे होने पर। सो आप सभी जो भी लिसनर्स हैं, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई। 90 बरस की ऊर आकाशवाणी। संगीता, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ब्रिटिश हुकूमत उन्हें जिंदा पकड़ना चाहती थी और ताकि सबके सामने सजा दी जा सके। हालांकि उन्होंने वीरता से ब्रिटिश सेना का सामना किया, लेकिन आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें घोड़े से बांधकर पूरे शहर में घुमाया गया, फिर हथकड़ियां पहनाकर जेल में बंद भी कर दिया गया था। काफी अत्याचार के बाद भी अंग्रेज उनके हौसले को तोड़ न सकी। बताया जाता है कि गंगू ने अपने आखिरी समय में यही कहा था कि भारत की माटी में हमारे पूर्वजों के खून और कुर्बानी की गंध है और एक दिन ये देश यानी भारत आजाद जरूर होगा। बहुत ही मतलब क्या कह सकते हैं कि शक्ति जिनमें समाई हुई थी, ऐसे थे गंगू बाबा। और एक और श्रोता ने लिखा है मंदाकिनी जी कि गंगू जी को पहलवानी करना बहुत पसंद था। पहलवानी उन्होंने एक मुस्लिम उस्ताद जी से सीखी थी। 1857 में देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो चुका था। कानपुर में भी इसका केंद्र बना। मराठों की हार के बाद अंतिम पेशवा बाजीराव कानपुर के बिठूर आकर बस गए और उन्होंने नाना साहब को गोद लिया। बाजीराव के देहांत के बाद अंग्रेजों ने नाना को बाजीराव का वारिस नहीं माना, जिसके जवाब में नाना साहब ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत कर दी। तो ये तो समय ऐसा था कि विद्रोह हर जगह हो ही रहे थे। बिल्कुल। एक श्रोता लिखते हैं कि ब्रिटिश राज की बेड़ियों से छुटकारा पाने के लिए भारतीयों में सालों तक संघर्ष किया है, तब कहीं जाकर देश आजाद हुआ। आजादी के इस संघर्ष में कई स्वतंत्रता सेनानियों की मजबूत छवि बनी, जिन्हें आप सब जानते हैं। महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों को आज हम जानते हैं। लेकिन कई स्वतंत्रता सेनानी ऐसे भी रहे जिन्होंने स्वतंत्रता के संघर्ष में मूल्यवान आहुति थी और उनके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते। ऐसे ही भारत माता की वीर थे गंगू साहब। तो अब एक छोटा सा अंतराल लेते हैं। इस अंतराल के बाद सभी सखियों और सखाओं का फिर से स्वागत है जी। और हम बात कर रहे थे गंगू बाबा की, मंदाकिनी जी। तो नाना साहब पेशवा, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि नाना साहब पेशवा के सैनिक दस्ते में गंगू बाबा जो थे वो दस्ते के सबसे बेहतरीन लड़ाकों में से एक थे। उनकी वीरता और पहलवानी की कला को देखकर बाद में उन्हें सूबेदार का पद दिया गया। 1857 की लड़ाई में नाना साहब की ओर से अंग्रेजों से इन्होंने जमकर लोहा लिया और फिर जो है सैकड़ों सैनिकों को मार गिराया। बताया जाता है कि इन्होंने अकेले ही 200 से भी ज्यादा अंग्रेजी सैनिकों को मौत की नींद सुलाया और इनके पराक्रम से कहते हैं कि अंग्रेजी जो हुकूमत थी वो बुरी तरह से सहम गई और यही वजह थी कि उन्हें जिंदा पकड़ने का जो है वो फरमान जारी किया गया। और बड़े ही वो कहते हैं ना कि बहुत अच्छे योद्धा भी थे और ऐसा लिखा भी हुआ है कई जगह
वर्णन भी आता है कि एक साथ दो शेरों को कंधे पर लादे हुए वो आ रहे थे, मृत बाघ थे। और उनको मार के उन्होंने उनको कंधे पर ले लिया था। हाँ, और ये पेशवा ने जब देखा तो वो देखते रह गए, क्योंकि उस वक्त जब सेना चलती थी तो जंगलों से भी होकर गुजरती थी। तब नाना साहब ने इन्हें बुलवाया और फिर कहा कि इन्हें ये करते क्या है, इनके बारे में पता लगवाया। तो पता चला कि पहलवानी करते हैं, और इस तरह से वो शामिल हो गए। उनका जो साहस था ना, वो उन्हें इस ओर खींच कर ले गया। अच्छा, चलिए, बात चल रही थी आज बारिश की। हमारे बहुत से श्रोताओं ने अभी तक अपने विचार हम तक भेज रहे हैं। वो एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश के मौसम में सैर सपाटे की बात आप कर रहे थे। भाई, सैर सपाटा करते हुए जीवन यापन करते रहना ही तो हमारे स्वभाव में है, और इसी कारण से हम सदियों से यायावर कहे जाते हैं। जी हाँ, जी भर कर जाइए सैर सपाटे पर, लेकिन बारिश में भीगते समय मौसम की अपेक्षा अधिक सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि इस मौसम में चारों ओर फिसलन है। फलस्वरूप जान गंवाने का खतरा भी हर कदम पर मंडराए रहता है। खासकर पहाड़, नदी जैसे जल स्रोतों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, और सर्दी, जुकाम, बुखार जैसे मौसमी रोगों से बचकर सैर सपाटे करने के लिए जाना चाहिए, और आनंद पूर्वक इस तरह से घूमना चाहिए। और हमारी एक श्रोता लिखती हैं, कुर्ग कर्नाटक कुर्ग मानसून के मौसम के दौरान एक आदर्श गंतव्य है, जो अपने विशाल कॉफी बागानों, धुंध से ढकी पहाड़ियों और एब्बे और इरुपू फॉल्स जैसे सुरमई झरनों के लिए जाना जाता है। तो भाई, इन जगहों पर भी आप जा सकते हैं। हमारे श्रोता लिख रहे हैं अपनी अपनी जगहों से, अगर वो घूमने लायक जगह हैं तो उन्होंने बताया है, और इसका फायदा हमारे और भी श्रोताओं को मिलेगा। एक और श्रोता ने लिखा है, मतलब इनका ही है, आगे लिखते हैं कि ऐसी जगह चुने जहां बारिश के कारण सड़कें बंद ना हो या भूस्खलन का खतरा ना हो। बारिश में फिसलने से बचने के लिए वाटरप्रूफ जूते और कपड़े पहने, और सड़क पर चलते समय ट्रैफिक के विपरीत दिशा में चलें, और सुनिश्चित करें कि ड्राइवर आपको देख सकें। और इस तरह से जो है आपका जो एक कहते हैं ना कि सैर सपाटा बारिश में घूमना, ये आनंददायक हो सकता है। बिल्कुल। एक श्रोता ने लिखा है कि बारिश का मौसम, संडे की छुट्टी का दिन हो और पिकनिक हो तो ये बहुत जरूरी है। हम भी सपरिवार अपने शहर अजमेर के ऐतिहासिक अन्ना सागर झील के किनारे बारादरी और दौलत बाग रिमझिम फव्वारों के बीच अपने शहर की फेमस कड़ी कचौरी भी खा रहे हैं, और मेरी पसंदीदा अदरक इलायची की जो चाय है उसका भी हम आनंद ले रहे हैं। बारिश का मौसम हो और चाय न हो तो फिर पूरा ऐसा हो नहीं सकता है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश के मौसम में घूमना हो या प्रकृति को करीब से जानना हो तो आप छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में जा सकते हैं, जहां पर कई वाटरफॉल है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, नेशनल पार्क है, जो बारिश के मौसम में इनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। और इन दिनों वाटरफॉल तो अपने पूरे शबाब पर होता है। क्या बात है, क्या बात है। बदरिया मारे लहरिया
पर हमारे पुराने साथियों में से एक रहे हैं। इन फिजाओं में, इस कायनात में 4 दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। फिल्म संसार के जाने माने गीतकार, आपके दर्द जवां है, उर्दू अदब के मशहूर शायर, मेरे आँखों में ढूंढता क्या है, अहमद वसी। मेरे जैसे लाखों शायर नज़्में गज़लें कहते हैं, लेकिन मीरो गालिब बनकर कितने जिंदा रहते हैं। आज के मेहमान 23 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। शाम रंगीन हुई है तेरे आंचल की तरह। हाँ तो संगीता जी, हाँ। मैं देख रही हूँ कि आप लगातार मुस्कुरा रही हैं और आपको बहुत ही किसी से बात करते हुए हंसी भी आ रही है शायद। हाँ, मोबाइल पर बात कर रही हैं? नहीं, मोबाइल पे नहीं बात कर रहे हैं, इनकी बातें ही याद कर रहे हैं। अच्छा। अहमद वसी जी की बात। अरे मुझे लगा कि मोबाइल पर आप भी लंबी बातचीत करना चाह रही हैं और उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। नहीं होती है, हाँ हो जाती है ना कि जब हम बात कर रहे हैं, हमारी सहेली का फोन है, किसी अपने ही लोगों का फोन है और वो बात कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाती है, पता भी नहीं चलता। तो ये हालांकि आधुनिक युग की जरूरत है मोबाइल, और देखा जाए तो उसमें हमारी सारी जिंदगी सिमट कर रह गई है मोबाइल में। अगर आज मोबाइल हमारा खो जाए या नहीं मिले तो हमारी आधी जान निकल जाती है ना। और जैसे ही किसी का कॉल आता है, हमें लगता है कि 1 मिनट भी बर्बाद नहीं होना चाहिए और तुरंत हम फोन उठा लेते हैं और बातों में लग जाते हैं और घंटे 2 घंटे न जाने कितनी कितनी देर हम बातें करते चले जाते हैं। तो मोबाइल पर जो ये लंबी गपशप करने की जो आदत है ना, ये अच्छी तो नहीं है। क्या मानती हैं आप? जी, मतलब जरूरत है तब ठीक है। हाँ, और इसको लेकर के बहुत सारी चिंताएं भी कभी कभी घर कर लेती हैं कि भाई आखिर ऐसा होता क्यों है कि इतना ज्यादा समय बातचीत में चला जाता है। तो और एक चीज और होती है कि इसमें बेहिसाब दोस्त बनते चले जाते हैं मोबाइल के जरिए। देखिए बहुत सारे, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, ऐसे होता चला जाता है। लेकिन देखना यह है कि जो समय है वो पहले किस तरह से बीता करता था मंदाकिनी जी, जब मोबाइल नहीं था, नहीं हुआ करता। तो हम लोग एक एक चीजों का आनंद लेते थे, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे लिखना पढ़ना हो, चाहे खेलना हो, या फिर खाना बनाना हो, आराम करना हो। हम अपने घर परिवार के साथ आनंद लिया करते थे जी। और आज ये आनंद हमारा बट गया है ना? न जाने कितने कितने भागों में बट गया है, पता ही नहीं हमें। शाम तक हम टुकड़ा टुकड़ा जीवन जीते हैं, जब रात होती है तो थक कर फिर बिस्तर पर सो जाते हैं, तब भी एक बार मोबाइल देखकर ही सोते हैं कि क्या पता मोबाइल में क्या आ गया है। है ना? क्या कई बार तो बहुत जरूरी भी होता है देखना, वो अलग बात है। हाँ जी, कई बार बहुत जरूरी होता है। लेकिन फिर ये होता है कि सुबह उठना है तो बस मोबाइल हाथ में लेना ही है। बिल्कुल बिल्कुल, उठते ही हम मोबाइल को देखते हैं। तो ये लगभग सभी लोगों की है, बहुत कम लोग होंगे जो शायद इससे अछूते होंगे। तो ये जो आदत है, इससे हमें थोड़ा सा छुटकारा पाना होगा। कई बार क्या होता है, हमारे घर में मेहमान आते हैं लेकिन हम मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं, या हमारे घर के अन्य सदस्य मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं, तो इसका एक असर जो है बुरा पड़ता है मेहमान पर भी और हम पर भी, है ना? तो मोबाइल करने का भी एक समय होना चाहिए, मोबाइल पर बातचीत होनी बहुत जरूरी है। आज हमें इतनी बड़ी सुविधा मिल गई है कि हम प्रत्येक व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, इससे बड़ी और साइंस की देन क्या हो सकती है। लेकिन उसका दुरुपयोग जब हम करते हैं तो हमारे लिए ही खतरनाक हो जाती है। जी, जैसे कि चलते समय या सड़क पार करते समय, मेन रोड पे भी हम होते हैं तो भी मोबाइल पे कई बार बातें करते रहते हैं, ऐसा देखा जाता है। ट्रेन पकड़ते समय भी जो है यही हाल कई बार देखा जाता है। गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बातें बहुत आम हो गई हैं, बल्कि उसके लिए तो ईयरफोन भी बाकायदा ब्लूटूथ वगैरह से कनेक्ट कर दिया जाता है कि बातचीत में कोई विघ्न ना हो, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। गाड़ी चलाते समय कहा जा सकता है कि बाद में भी कहा जा सकता है कि भाई हम गाड़ी चला रहे थे, ऐसा। और मुझे तो लगता है अगर हम नहीं भी एक बार कहें तो कोई बहुत अति नहीं होगी, क्योंकि सामने वाला इतना समझता है कि ये वक्त हमारा क्या होगा, हम कहाँ होंगे। अगर वो हमें जानता है तो उसे पता होगा ये ऑफिस जाने का वक्त है, या ये काम पर जाने का वक्त है, या व्यस्त रहने का समय है, बाद में उठाकर कॉल बैक हो जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, कई बार जरूरी संदेश होते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जी, और बातों के दरमियान बहुत सारे हादसे भी होते हैं। न सिर्फ इंसान के साथ बल्कि मोबाइल भी गिरकर कहीं खो जाता है या छूट जाता है मोबाइल। तो जो
मोबाइल है वो आजकल वैसे देखा जाए तो काफी महंगे महंगे भी आ गए हैं। हाँ। तो अगर गिर जाता है तो भी एक नुकसान होता है, बहुत बड़ा नुकसान है। चोरी हो जाता है या खो जाता है, मिसप्लेस हो जाता है, तो एक बहुत बड़ा नुकसान है। और साथ ही अभी क्या होता है कि युवा पीढ़ी की हम बात करें तो वही जो हमने थोड़ी देर पहले कहा कि हमें सेल्फी लेने का शौक होता है, रील्स बनाने का जो एक आजकल प्रचलन हुआ है ना, ये बहुत खतरनाक हो गया है। मोबाइल पर हम बातें तो करते हैं, साथ में रील्स भी बनाते हैं। कहीं खड़े हो जाएंगे, चलती ट्रेन में हम गेट पर खड़े होकर रील बना लेते हैं, हम मोटर बाइक पर स्टंट करते हुए रील बनाना पसंद करते हैं। अभी पिछले दिनों में देख रही थी एक लड़की, कोई बहुत बड़ा गड्ढा था, उसके बीच में 2 दीवारें थी, वहां खड़ी होकर रील बना रही है और फिर अपने दोस्तों से बात भी कर रही है। तो ये जो चीजें जब हम देखते हैं तो बड़ा खौफनाक दृश्य। नहीं, और एक और चीज देखी है मैंने, हाँ। कि मोबाइल पर तो बात हो रही है, साथ ही साथ व्हाट्सएप पर भी बात चल रही है, चैटिंग भी हो रही हाँ, है। हाँ। और साथ ही साथ उसमें 2, 3, 4 लोगों से इकट्ठा बातचीत हो रही है, तो ये बहुत खतरनाक होता है। ये जो इस तरह से हमने अपने आप को बांट लिया है इतने सारे भागों में, हम किसी के भी नहीं है, असल में हमें पता ही नहीं हम किससे क्या बात कर रहे हैं। तो काम की बात तो फिर हम क्या करते होंगे, है ना, हमें लगता है हम टाइम पास करते हैं। तो हमारे बहुत से श्रोताओं ने इस बारे में अपने विचार लिखे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मोबाइल में लंबी गपशप जो विषय इतना गंभीर है, इतना गंभीर कि इसके बारे में लिखना मुश्किल है। कुछ लोगों को बहुत आदत होती है लंबी गपशप मारने की, घंटों फोन करने की, 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, यहाँ तक कि 4-4 घंटे खाना पका रहे हैं, वो साथ में फोन भी कर रहे हैं, ईयरफोन लगाकर बातें कर रही हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं गाड़ी में तो बातें कर रहे हैं, यहाँ तक कि गाड़ी चलाते हुए भी बातें कर रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे हो कि आप गाड़ी चला रहे हो, अगर फोन से बातें करते समय आपका एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई तो क्या होगा? अगर मान लो खाना बनाते वक्त आपका ध्यान फोन पर है और आप जल गए तो क्या होगा? तो आप एक समय बनाएं, क्योंकि अगले बंदे को भी कुछ काम होता है। अगर आप उनके साथ घर की बात करने बैठ गए तो आपको ना तो नहीं कर पा रहा है, वो उसका काम भी रुक जाता है। सीमित बातचीत करें, अगर आप फ्री हैं तो सामने वाला फ्री है ऐसा मत सोचें, लेकिन इतना ही बात करें जितनी जरूरी होती है। तो अच्छी बात है। हाँ, बिल्कुल अच्छी बात इन्होंने लिखी है। और सहेलियां तो फिर भी सहेलियां हैं। हमारी एक सखी ने लिखा है कि लिखते हैं कि मेरी 1-2 सहेलियां हैं जिनसे मोबाइल पर लंबी लंबी बातचीत होती है। दरअसल उन सहेलियों के साथ मैं हर तरह की बात कर लेती हूँ, चाहे वो अपनी बात हो, घर परिवार की बात, दूसरी सहेलियों की, या फिर अपने बच्चों की बात हो। यहाँ तक कि कभी कभी किसी नई रेसिपी पर भी लंबी डिस्कशन चलती है और इस तरह से बातें बहुत लंबी हो जाती हैं। हमारी दूसरी सहेलियां कहती हैं कि आखिर तुम लोग इतनी देर क्या बातें करते हो। घर के लोग भी कहते हैं, बच्चे भी परेशान हो जाते हैं कि मम्मी। कई बार तो बच्चे मम्मी को कह रहे होते हैं बार बार, उनको जरूरत होती है अपनी माँ की, लेकिन माँ जो है अपनी सहेलियों के साथ गपशप में लगी होती है। ऐसा भी दृश्य देखने को मिलता है। और एक श्रोता लिखते हैं कि घर में आए मेहमान के साथ अच्छा सलूक किया जाना चाहिए। आप अपना फोन एक तरफ रख दें उस दौरान और मेहमान के साथ न्याय करें, उनको सम्मान दें, मेहमान को सम्मान दें। आप मेहमान के सामने भी अपना फोन लगातार चला रहे हैं तो ये उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ होता है। हाँ, और घर वाले लोग भी जो होते हैं वो बोरियत महसूस करते हैं कि घर में जो सदस्य रह रहे हैं वो उनकी एक तरह से अवहेलना कह सकते हैं हो जाती है, चाहे वो बुजुर्ग हों चाहे बच्चे हों। मंदाकिनी जी, उनके खाने का समय हो रहा है या उनके विश्राम का समय हो रहा है या स्कूल से जो होमवर्क मिला है वो कराना है, और बच्चे तो फिर बच्चे हैं। हम अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं और बच्चों को पता चला वहाँ पनिशमेंट मिलती है, बिल्कुल मिल गया, तो पढ़ाई नहीं कर पाते वो भी, फिर वो भी सीखते हैं। फिर वो जब मोबाइल लेकर बैठते हैं तो हम कहते हैं हमारे बच्चों का जो है, हमारे बच्चों की आदत बिगड़ गई है, वो मोबाइल छोड़ते ही नहीं। लेकिन वो असल में अपने माता पिता से ही तो सीखते हैं। अगर आपके घर में सख्ती होगी, एक हिसाब से मोबाइल पर बातचीत होगी, मोबाइल पर काम होगा, तो निश्चित रूप से बच्चा भी वही सीखेगा। समय का नियोजन भी बहुत जरूरी है। हर चेहरा यहाँ चांद, हर चेहरा यहाँ चांद तो हर जरा सितारा, हर चेहरा यहाँ चांद तो हर जरा सितारा। ये वादी कश्मीर है जन्नत का नजारा, जन्नत का नजारा। हर चेहरा
यहाँ चांद तो हर जरा सितारा, हर चेहरा यहाँ चांद तो हर जरा सितारा। ये वादी कश्मीर है जन्नत का नजारा, जन्नत का नजारा, हर चेहरा यहाँ चांद। हंसती है जो कलियां तो हंसी फूल है खिलते, हंसती है जो कलियां तो हंसी फूल है खिलते हैं। लोग यहाँ जैसे उतर आए फरिश्ते, ओ हर दिल से निकलती है यहाँ प्यार की धारा, हर दिल से निकलती है यहाँ प्यार की धारा। ये वादी कश्मीर है जन्नत का नजारा, जन्नत का नजारा, हर चेहरा यहाँ चांद। ये चोटियां बर्फों की है, आजादी का परचम। ये चोटियां बर्फों की है, आजादी का परचम। हंसती है गुलामी पे ये इंसान की हरदम, ओ ये आकाश को बाहों का सहारा, देती है ये आकाश को बाहों का सहारा। ये वादी कश्मीर है जन्नत का नजारा, जन्नत का नजारा, हर चेहरा यहाँ चांद। हाँ तो संगीता, बरसात की बात आपने कर ली है, मोबाइल की बात आपने कर ली है, व्यंजन की बात भी तो करने वाली थी। हाँ, हमारे एक श्रोता ने लिखा है, हाँ। काले चने का कबाब। काले चने को रात भर भिगा दें, भीगे चने को उबाल लें, फिर ठंडा होने के बाद उसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची के पेस्ट के साथ मोटा दरदरा पीस लें। बारीक करके प्याज, धनिया की पत्ती, थोड़ी सी तेल मिलाकर इसका डो तैयार कर लें। नींबू के जो है वो नींबू के आकार का गोला यानी छोटे छोटे गोले लेकर के कबाब का शेप दें और नॉन स्टिक तवे पर शैलो फ्राई कर लें। चटनी, नींबू के, प्याज के लच्छों के साथ, बारिश के साथ स्वादिष्ट व्यंजन का आनंद लें। क्या बात है। और एक श्रोता लिखते हैं कि चटपटे पनीरी गोले कैसे बनते हैं वो बता रहे हैं कि आप सबसे पहले चीज और पनीर को कद्दूकस करके उसमें नमक डालें, काली मिर्च डालें, हरी मिर्च मिला दें। अब एक बर्तन में कॉर्नफ्लोर को पानी में घोल लें। उसके बाद चीज और पनीर मिश्रण के गोले बनाकर उसमें चेरी रखें। अब तैयार गोलों को कॉर्नफ्लोर से लपेटकर फ्रिज में रखें। थोड़ी देर बाद इन्हें डीप फ्राई करके बारिश के मौसम में गर्मा गर्म चटपटे पनीरी गोले या हरी चटनी के साथ, टोमेटो सॉस के साथ भी आप खा सकते हैं। और साथ ही लिखते हैं कि चटपटी भुट्टा पकौड़ी भी इन दिनों हम बना रहे हैं। इसमें क्या है कि सबसे पहले भुट्टे कद्दूकस कर लें, इसमें बारीक कटी सब्जियां, दोनों तरह के सॉस, नमक, अदरक, हरी मिर्च पेस्ट, हींग, सौंफ डालकर
इसको मिला लें, थोड़ा गाढ़ा घोल तैयार कर लें। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करें, इसमें भुट्टे के मिश्रण के पकौड़े मध्यम आंच पर सुनहरे होने तक पका लें और पेपर पर अतिरिक्त तेल निकालने के लिए भी रख सकते हैं। और गर्मा गर्म इस मौसम में ये भुट्टे के पकौड़े खाने चाहिए। भुट्टे के पकौड़े का तो बहुत ही लजीज है ये। और एक हमारे श्रोता ने वैसे लिखा है कि बारिश के मौसम में जुबान कुछ चटपटा मांगती है, बेसन के व्यंजन बहुत अच्छे लगते हैं, खासतौर पर प्याज की पकौड़ी, मोटे हरी मिर्च की पकौड़ी बहुत स्वादिष्ट लगती है। बारिश में लॉन्ग ड्राइव बहुत पसंद है। बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने। और अब एक गाना हम सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को। तुम्हारे प्यार में हम बेकरार हो के चले, शिकार करने को आए, शिकार हो के चले। तुम्हारे प्यार में हम बेकरार हो के चले, शिकार करने को आए, शिकार हो के चले। तुम्हें करीब से देखा तो दिल को हार दिया, तुम्हारी शोख अदा ने हमें तो मार दिया, तुम्हारी शोख अदा ने हमें तो मार दिया। हर एक बात पे हम तो निसार हो के चले, शिकार करने को आए, शिकार हो के चले। तुम्हारे प्यार में हम बेकरार हो के चले, शिकार करने को आए, शिकार हो के चले। तुम्हारी आँख मोहब्बत की बात कहती है, तुम्हें जरूर किसी की तलाश रहती है, तुम्हें जरूर किसी की तलाश रहती है। ये राज जान गए राजदार हो के चले, शिकार करने को आए, शिकार हो के चले। तुम्हारे प्यार में हम बेकरार हो के चले, शिकार करने को आए, शिकार हो के चले। तो संगीता, अब सखी सहेली कार्यक्रम का जो वक्त है वो तो इजाजत नहीं दे रहा है कुछ और बात करने के लिए, तो क्या करें? सभी से लेते हैं इजाजत। सभी को संगीता श्रीवास्तव और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।